एल्टीग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के जो जीएस वाला पोर्शन होता है उसमें ज्योग्राफी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर परीक्षाओं में आता है, आज हम बात करेंगे विश्व, एशिया, भारत और उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। ये नदी टॉपिक ज्योग्राफी का इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी शिक्षक भर्ती दो या कोई भी परीक्षा दो, वहां पे आपका नदी टॉपिक जो है वो आता ही आता है। ये चीज 100% क्या है, क्लियर है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या है, नदी। नदी नदी के अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ते हैं, विश्व की नदियां, एशिया की नदियां, भारत की नदियां और उत्तर प्रदेश की नदियां। अगर ये आप चारों नदियां पढ़ लें तो पागल हो जाएं, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी हैं। और दूसरी बात तो ये है कि भाई नदी जो है वो हमारे परीक्षा पैटर्न में जो जीएस आ रही है वो 30 नंबर की आ रही है। उस जीएस में भी 9 सब्जेक्ट हैं, 9 सब्जेक्ट में से एक ज्योग्राफी है जिसमें से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसका भी जो एक बड़ा खंड है उनमें से केवल एक ही क्वेश्चन आना है, जो स्थलमंडल वाला हिस्सा है। तो वहां से क्या हमको पढ़ना है, आज नदी पढ़ना है। नदी वास्तव में बहुत प्राचीन है। जितनी भी आपकी मानव सभ्यताएं विकसित हुई, जितना भी मानव का डेवलपमेंट हुआ है, वो सभी नदियों की घाटियों में हुआ है। यूं कहें कि अगर नदियां नहीं होती, उनकी घाटियां नहीं होती, तो मानव का इतना विकास नहीं होता। चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे दजला फरात की सभ्यता हो, नील नदी की सभ्यता हो, ये सब क्या है, मानव का जो विकास हुआ है वो देन है इन नदियों की। क्योंकि नदियों की वजह से उसे शुद्ध पानी मिल जाता था और मछलियां मिल जाती थी खाने के लिए, कृषि के लिए भी, सिंचाई के लिए पानी मिल जाता था, और उसके जो दैनिक जीवन की उपजाऊ भूमि जिस पर फसलें उगाई जाती थी दैनिक जीवन के लिए, खाने पीने के लिए, जब उसने कृषि करना सीख लिया था तब भी वो डिपेंड रहता था किस पर, नदी पर। तो इस प्रकार से नदियां जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम सब नदियां तैयार करेंगे तो बहुत समय लगेगा और आप भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो चूंकि हम पढ़ते हैं किसके अकॉर्डिंग, परीक्षा पैटर्न के अकॉर्डिंग, यहां हमारे 3 तरीके होते हैं। पहला होता है किसी कॉन्सेप्ट का या किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझना कि आखिरकार इसका कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा उसका परीक्षा पैटर्न समझना, फिर परीक्षा पैटर्न के अनुसार नोट्स बनाना। ठीक है, तो अब पहले तो हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम परीक्षा पैटर्न की बात करेंगे कि आखिरकार एल्टीग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में कौन कौन से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस पैटर्न से आते हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो आपका एल्टीग्रेड है और जो जीआईसी प्रवक्ता है ये पीसीएस कराता है, और जो पीसीएस कराता है ये 3-4 शिक्षक भर्तियां होती हैं जिसका एक ही एग्जामिनर होता है, एक ही पैटर्न होता है, एक ही पैटर्न पे ये परीक्षाएं होती हैं, जिसमें पहली हो गई एल्टीग्रेड, दूसरी हो गई जीआईसी प्रवक्ता, तीसरा हो गए आश्रम पत्ती के विद्यालय, और चौथे हो गए आपके राजकीय डिग्री कॉलेज की जो परीक्षाएं होती हैं जिसमें जीएस आती है। ये एक ही पैटर्न पर रहता है। ठीक है, तो अब बात आई नदी। क्या है, नदी, विश्व की, एशिया की, भारत की, उत्तर प्रदेश की। अब नदी आखिरकार होता क्या है, यहां पे थोड़ा सा समय लग सकता है। अगर आपको जल्दी है या आप बहुत कम समय में सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप नदी का फुल्ली कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तब आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो उसका परीक्षा पैटर्न है जिसमें ये बात करेगा उद्गम की, फिर ये बात करेगा यहाँ पे जलप्रपात की, झीलों की, डेल्टा की और स्थलाकृतियों की। ये स्थलाकृति, डेल्टा, प्रपात, झीलें तब तक नहीं समझाया जा सकता आपको जब तक आपको नदी का कॉन्सेप्ट पता नहीं है कि नदी की आखिरकार उत्पत्ति कैसे होती है, ये उद्गम और सहायक नदियां इसमें कैसे जुड़ती हैं। तो इस प्रकार से हमको पैटर्न समझने से पहले हल्का सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं नदी क्या है, प्रकृति द्वारा विकसित। मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा। नदी जो है प्रकृति द्वारा विकसित परिमार्जित कार्य से बहने वाले पानी की अविरल धारा को कहते हैं। स्टूडेंट 2 तरीके के होते हैं, एक तो वो जिनका बेस क्लियर है, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको समझने में, लेकिन जिनका बेस क्लियर नहीं है या जो औसत है तो उनको भाई थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं नदी प्रकृति द्वारा विकसित। विकसित किसने किया है, प्रकृति ने, और परिमार्जित कार्य से बहने वाली अविरल धारा। तो यहां पे एक समय बात आई है परिमार्जित और एक बात आया विकसित, इन दोनों को समझना पड़ेगा। मान के चलिए ये क्या है, आपका पानी है, ये क्या है, पानी है, इस तरीके से पानी है। ये पानी पे जब ताप पड़ता है तो ये भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, ये भाप बन के ऊपर उड़ जाता है और ये क्या बनता है, बादल। फिर जब बादल बन जाते हैं, बादल ट्रेवल करते रहते हैं मानसून के रूप में, अन्य रूपों में ये चलते रहते हैं और ये जहां तहां बारिश कर देते हैं। ठीक है, तो एक बात समझ में आ गई कि पानी जो है भाप बन जाता है, भाप बन के बादल बनता है, बादल वर्षा करते हैं। क्लियर।
अब क्या होता है कि पृथ्वी का कुछ ऐसा सिस्टम है कि ये इस तरीके से क्या है, ये पहाड़ है। क्या है, ये पहाड़ है। पहाड़ दिख रहे हैं आपको, पहाड़ है। यहां से पानी उड़ा, भाप बना, बादल बन गया। बादल बन के क्या हुआ, इन पहाड़ों को उसने पार करने का प्रयास किया, लेकिन फिर वही वाली बात आ जाएगी, छाया वृष्टि अतिवृष्टि, इन पहाड़ों को पार नहीं कर पाया, फलस्वरूप वो यहीं बरस गया या पहाड़ों के ऊपर बरस गया, उस पूरी रेंज को पार नहीं कर पाया। ठीक है, तो प्रकृति द्वारा विकसित क्या है, ये इस तरीके की घाटियां। और इसके बाद वो कह रहे हैं कि परिमार्जित कार्य द्वारा। अब ये परिमार्जित कार्य भी मैं आपको समझाऊंगा कि नदी का परिमार्जित कार्य क्या है। एक ऐसा डिजाइन कि जब जितना यहाँ का बर्फ होता है, पानी होता है, वो इनसे क्या होता है, बहता है। इनसे क्या होता है, इस तरीके से, ये नदी है, इस तरीके से बहता है पानी, ऐसे करके ये बहा, फिर पानी यहां से बहा, यहां से बहा, और बहता हुआ वो ज्वाइंट होता हुआ यहां आया, फिर यहां से जो पानी बहा वो यहां पे आया, इस तरीके से आने के बाद फिर वो तीव्र स्थान से नीचे की ओर गिरा, और फिर वो ऐसे करके आया, और फिर यहाँ पे वो कई धाराओं में होकर बहने लगा। और ये क्या है, समुंदर। ये क्या है, समुंदर। सुनिए नहीं, ये समुंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आया, और ये ठीक है। ओके, तो आपने समझा कि प्रकृति क्या करती है, अपने आप घाटी को गहरा करती है, परिमार्जित करती है, ताकि पानी का रास्ता बन सके, एक ढाल बन सके, और ये विकसित करती है। तो इसमें बहने वाली अविरल धारा को क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। बरसात जो है नदी को जन्म देती है। जब बारिश होती है, पहाड़ों पे बारिश होती है, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, नदियां बनती हैं। अब वो कैसे बनती हैं कि बारिश का जल कभी कभी क्या होता है, झील में एकत्रित हो जाता है, कि ऊंचे स्थान पे पहाड़ों में क्या बन जाती हैं, कुछ झीलें बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, झीलें। जैसे जो आप देखोगे कि जो सिंधु नदी है, आपका ये भारत का नक्शा है, ये अब सिंधु नदी है, तो यहां पे क्या है, कैलाश पर्वत है, और इसके नीचे क्या है, मानसरोवर झील। तो ये पर्वतों की घाटी में है मानसरोवर झील, इससे निकल रही है सिंधु, बोखरचू हिमनद से। तो इस तरीके से यहां पे कुछ पानी जो है झीलों में रुक जाता है, और कुछ पानी जो है वो झरनों के रूप में बहने लगता है ऊपर से नीचे की ओर। और कुछ हिमनद का मसला ये होता है कि बहुत बहुत बड़े पहाड़ की चोटियां होती हैं, जिस पे क्या होता है, तापमान कम होता है, तो वर्षा का पानी जो होता है वो जम जाता है, यानी बर्फ के पहाड़, जैसे ग्लेशियर, जिनको शब्द और भी होता है ग्लेशियर। ये ग्लेशियर क्या करते हैं, पानी को जमा देते हैं। ये ठीक उसी तरीके से आप ये सोचो कि आपके घर की छत पर जो वाटर का टैंक रखा हुआ है, वो पूरे दिन आपके घर को पानी की सप्लाई देता है। ठीक है, इसके बाद जब वो खत्म हो जाता है, तब क्या होता है, अब दोबारा पानी भर लेते हैं। अब एक कल्पना करो कि आपका एक बहुत बड़ा टैंक है, आपने उसमें जमा हुआ बर्फ भर दिया, जैसे जैसे वो बर्फ पिघलेगा, पानी बनेगा, आपके पानी सप्लाई आएगी, दोबारा से आप फिर बर्फ भर देंगे, फिर पानी सप्लाई शुरू हो जाएगी। प्रकृति भी ऐसा ही करती है कि जो बारिश वाला पानी है, कुछ झीलों में इकट्ठा कर देती है, कुछ झरने बना देती है, और कुछ क्या करती है, हिमनद के रूप में, ग्लेशियर के रूप में पहाड़ों की चोटियों पर और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कई किलोमीटर के हिस्से को क्या करती है, बर्फ की चादरों से, मोटी मोटी चादरों से ढक देती है, रिजर्व। यानी जब एक बार बारिश हुई, तो बारिश जो पहाड़ों पर होती है, बर्फबारी होती है, बारिश कन्वर्ट हो जाती है किसमें, बर्फ में। वहां पे स्नो गिरती है, बर्फ गिरती है, और बर्फ क्या बन जाती है, हिमनद बन जाती है, ग्लेशियर बन जाती है। ठीक है, अब ये ग्लेशियर ही धीरे धीरे पिघलते हैं, और पिघलने के बाद पानी की कुछ धाराएं बहने लगती हैं, ऐसी करके धाराएं बहने लगती हैं, और जो झीलें होती हैं बहती हैं, और बहते बहते धाराएं, एक नदी आ रही है उसमें अटैच हो गई, फिर आगे दूसरी अटैच हो गई, तीसरी अटैच हो गई, चौथी अटैच हो गई, इस तरीके से अटैच होती रहती हैं, और नदी का निर्माण हो जाता है। तो एक प्रकार की नदी तो जी है जिसमें अटैच हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये पानी अंडरग्राउंड हो जाता है, जिसे अंधी घाटी कहते हैं। क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं से अंडरग्राउंड, और वो कहीं दूर जाके, मान के चलिए ये आपकी जमीन है, ये आपकी क्या है, जमीन है, यहां पे पहाड़ है, तो ये पानी यहां पे अंडरग्राउंड हो गया, जमीन के अंदर चल लिया है। अचानक यहां पे फिर एक पहाड़ी रेंज पड़ गई। अब पानी जो है अंडरग्राउंड वाटर, वो इस पहाड़ को पार नहीं कर पा रहा जमीन के अंदर से, तो ही सोता फूट गया और ही से पानी बहने लगा। दक्षिण भारत की नदियां, कुछ नदियां ऐसी हैं और कुछ जो हैं बरसाती हैं। ठीक है,
ये चीज एक बार फिर समझ लीजिए, नदियां दो प्रकार की होती हैं, एक सदा नीरा जो हर समय जिसमें नीर बहता रहता है, या बारहमासी, एक होती है बरसाती। बरसाती नदियां वो होती हैं जो केवल बरसात आने पर ही चलती हैं और वरना सूखी रहती हैं। सदा नीरा नदियां कौन सी हैं? अमेजन हो गई, नील नदी हो गई, गंगा हो गई, यमुना हो गई, कावेरी। क्यों है? क्योंकि जहां से इनका उद्गम है, जैसे गंगा का गंगोत्री है तो वहां पे क्या है, आपका ग्लेशियर है, और आपका जो यमुना है यमुनोत्री, ऊपर ग्लेशियर है। तो इस प्रकार से ये ग्लेशियर क्या करते हैं, बर्फ को जमा देते हैं, और जमाने के बाद पानी जो होता है हल्का 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 पानी जो होता है वो पिघलते रहते हैं, और पानी सप्लाई लगातार पहुंचती रहती है, और ये साल भर क्या होती हैं, हरी भरी रहती हैं, और इनमें पानी चलता रहता है। अगर आपको इस पैटर्न को बहुत अच्छे से समझना है तो उत्तर प्रदेश की जो कक्षा 7 की भूगोल की किताब आती है SCRT, जिसको प्राइमरी की बुक भी कहते हैं, तो एक बहुत अच्छा डायग्राम है जिसमें बहुत से पहाड़ बने हुए हैं, उसके ऊपर बर्फ जमा हुआ है व्हाइट कलर का, उस बर्फ से पानी गिर रहा है हल्का हल्का और इन नदियों में मिल रहा है। इस तरीके से नदी का निर्माण क्या है, हो जाता है, नदी का निर्माण होता है। तो ये जो नदियां होती हैं सदाबहार नदियां होती हैं जो लगातार वर्ष भर इन्हें पानी सप्लाई मिलता रहता है। अब बात आई कि नदी की अपनी जीवन यात्रा होती है और नदी अपर्दन के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। अब एक आपके परीक्षा पैटर्न में ये क्वेश्चन आ रहा है, स्थलाकृति नदी द्वारा कौन कौन सी हैं? आपका डेल्टा हो गया, ठीक है, और क्या क्या हो गया, जलज गर्तिका हो गई, गार्ज हो गया, कैनियन हो गया, वी आकार घाटी हो गई, जलप्रपात हो गया, जलोढ़ पंख हो गए, जलोढ़ शंकु हो गए, बाढ़कृत मैदान हो गए, तटबांध हो गए, गोखुर झील हो गई और डेल्टा हो गया। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि नदी की अपनी जीवन यात्रा होती है। एक होती है उसकी युवावस्था, एक होती प्रौढ़ावस्था, एक होती वृद्धावस्था। थोड़ी देर लगेगी, आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। ये 4 क्रियाएं करती है। पहला करती है अपघर्षण। होता क्या है, इन पहाड़ों पे जब ताप पड़ता है, दाब पड़ता है, तो पहाड़ की चट्टानें जो हैं हल्की हल्की चटक जाती हैं। ये प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती, इसे बरसों लगते हैं। जब ये चटक जाती है तो इसे कहते हैं अपक्षय। अपक्षय क्या होता है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई बहुत तेज आपका क्या है, पत्थर गर्म है, आपने पत्थर को तपा रखा है और जैसे पानी डाला पत्थर फट गया। या कोई पहले बल्ब चलते थे, बल्ब, रेड वाले बल्ब, वो बल्ब बहुत तेज गर्म है, आपने पानी की बूंदें मारी और बल्ब क्या है, एकदम फट गया। तो इस तरीके से पहाड़ बहुत गर्म होते हैं, अचानक बारिश हो जाती है, पाला गिरता है, कुछ भी होता है तो वो अपना स्ट्रक्चर तोड़ फोड़ जाती है। और जब वो स्ट्रक्चर का मलबा नीचे गिरता है घाटियों में, तो गिरने में क्या होता है, वो इकट्ठा हो जाता है। और जब बारिश होती है, झीलों का पानी होता है, फिर वो मलबा क्या होता है, इस रास्ते में आके आगे बढ़ जाता है, नदियों में गिरता है, रास्ता बनाता है। उसमें पहला करता है अपघर्षण। अपघर्षण में जो मलबा पहाड़ के ऊपर से गिरा होता है, रेता, बजरी, आपने कभी सोचा है कि पत्थर नदी में कहां से आते हैं? पत्थर पहाड़ों से आते हैं, ट्रैवल करते हुए। आप टनकपुर देख लो, वहां बहुत पत्थर मिलेंगे। आपके आसपास की नदियां आए, उसके किनारे कतई गोल पत्थर मिलते हैं, आप टकरा टकराते क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। तो अपघर्षण का मतलब जो होता है कि जो पत्थर, रेता, बजरी, बालू आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। क्रिया करके नदी का जो ये होता है, पहली बात तो नदी की तली को काटते हैं, नदी की तली को काटते हैं और किनारों को काटते हैं। यह काम होता है घर्षण। सन्नी घर्षण क्या होता है कि वो भी टुकड़े आपस में रगड़ते रहते हैं, गोल होते रहते हैं, छोटे होते रहते हैं। संक्षारण क्या होता है कि जब नदी अपना रास्ता तय करती है, रास्ते में अगर उसे चूने का पर्वत मिल जाता है या डोलोमाइट मिल जाता है, तो पानी दुश्मन होता है चूने का, उसके साथ क्रिया करी, चूने को घोल दिया, और घोलने के बाद क्या हुआ, चूना का खत्म हो गया। जो गुफाएं बनती हैं वो ऐसे ही बनती हैं। गुफा में क्या होता है, एक इस तरीके का पहाड़ होता है, इसके अंदर चूने का पत्थर होता है। ये सब क्या है, चूने का पत्थर। और जैसे ही इसमें पानी पहुंचा, चूने का पत्थर घुल गया, तो जो कठोर वाली चट्टान है वो खड़ी रह गई और जो चूना था वो घुल गया। फलस्वरूप क्या बन गई, वो गुफा बन गई। क्या बन गई, गुफा बन गई। इस तरीके से इसके बाद क्या होता है, जलीय क्रिया। जब जल का बहाव भी बहुत तेज होता है तो वो तली को भी काटता है, किनारों को भी काटता है। अब बात आई स्थलाकृति। जो मैं आपकी हिंट तैयार करा दे रहा हूं कि पहली स्थलाकृति बनती जलज गर्तिका, जहां पे बहुत तेजी से कंकड़ पत्थर गिरते हैं तो एक गर्त बन जाती है, जिसे कहते हैं जलज गर्तिका। फिर बनता है गार्ज। गार्ज क्या होता है, जब ये छोटा होता है तो इसे गार्ज कहते हैं। बी आकार, एक तरीके से इसका वी शेप होता है। इस पे ऐसे समझ लो कि जैसे आपका ये एक जमीन है, इस पे आप रोज कोई पत्थर फेंक रहे हैं। या एक एग्जाम्पल और है, जैसे नल होता है, नल का जो फरस होता है उस पर पानी की कुछ बूंदें गिरती रहती हैं तो वहां छेद हो जाता है पानी की एक एक बूंद से, चूंकि वो प्रक्रिया रोज चलती है। वैसे ही क्या होता है, लगातार एक ही धरातल पे कोई पत्थर गिरे, कंकड़ गिरे, बजड़ा गिरे, तो वहां पे क्या हो जाता है, ऐसा गड्ढा हो जाता है। क्या होता है, गड्ढा। कालांतर में वो गड्ढा बी आकार का बन जाता है ऐसा। तो इसे क्या कहते हैं, गार्ज। इसे क्या कहते हैं, गार्ज। और जब ये गार्ज बड़े हो जाते हैं तो बन जाते हैं कैनियन, जिन्हें कहते हैं घाटियां। ये देखो कैनियन,
पहाड़ एक आपको ऐसे खड़े खड़े पहाड़ मिलेंगे और जो नीचे का हिस्सा होता है इसे कहते हैं कैनियन। फिर बी आकार की घाटी, जब नदी अपने साथ मलबे को लेके आती है तो वो नदी की तल को भी काटती है, किनारों को काटती है, फलस्वरूप आकृति घाटियों कैसी हो जाती है, वी आकार की। जलप्रपात क्या होता है, जब नदी अपने ऊंचे स्थान से नीचे गिरती है, जैसे मान के चलो यहाँ पे कैफी चट्टानें थी, मुलायम चट्टानें थी, यहाँ कठोर चट्टानें। अब जब पानी यहाँ गिरा तो इसने मुलायम चट्टानों को काट दिया, काटने के फलस्वरूप क्या हुआ, चट्टानें घुल गईं और पानी बहुत तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। इसको कहते हैं जलप्रपात। जलोढ़ शंकु क्या कहते हैं, जब जलप्रपात नीचे गिरता है, नदी मैदानी भाग में आती है तो उसके पास जितना मलबा होता है, जितना बालू होता है, गाद होती है, कीचड़, रेता जो भी होता है, उसमें इतनी शक्ति नहीं बचती कि वो उसको आगे बहन कर सके, फलस्वरूप वहां पर ढेर लगाना शुरू कर देती है, उसे कहते हैं जलोढ़ शंकु। और उसके आगे जब नदी के पानी में इतनी क्षमता नहीं बचती कि वो और बहन हो सके, तो इसके बाद क्या होता है कि वो उसका जो मलबा बजरा होता है वो दिखने लगता है और पानी कई धाराओं में बहने लगता है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, मलबे के ऊपर ही बहता है। अगला क्या होता है, जलोढ़ आपका बाढ़कृत मैदान। बाढ़कृत मैदान, बाढ़कृत मैदान का मतलब ये होता है कि जब नदी बहती है, नदी क्या कर रही है, बह रही है, देखो ये नदी है, ये नदी बह रही है, तो इसका पानी जो है बाढ़ आने पर जहां जहां तक फैलता है, जहां जहां तक इसका पानी जाता है उसे कहते हैं बाढ़कृत मैदान। बाढ़ आने पर नदी का पानी जहां जहां तक जाता है उसे कहते हैं बाढ़कृत मैदान। अगला क्या है, आपका तटबांध। तटबांध जो होता है कि नदी अपने साथ जो बालू, बजड़ा, पत्थर लाती है वो जानबूझ के अपने तटों पर सेट करती रहती है ताकि उसके तट थोड़े मजबूत हो जाए, ऊंचे हो जाए और नदी अपने तटों को ना तोड़ पाए। नदी जो है वो किसी भी कंडीशन में जो उसके तट हैं उन तटों को वो ना तोड़ पाए, इसे कहते हैं तटबंध। क्या कहते हैं इसको, तटबंध। अगला आपका क्या है कॉन्सेप्ट, गोखुर झील। तटबांध कहते हैं। गोखुर झील क्या होती है, जब नदी मैदानी भागों से गुजरती है तो उसमें इतनी क्षमता नहीं बचती कि वो पानी को वहन कर सके, फलस्वरूप वो क्या हो जाती है, सर्पिलाकार हो जाती है। यानी वो नदी कैसी हो जाती है, सांप के आकार की हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि इधर की कटिंग करी तो इधर छोड़ दिया, इधर कटिंग करी तो यहां छोड़ दिया। और जब नदी में बाढ़ आती है तब नदी क्या करती है, सीधा रास्ता अपना लेती है। जब नदी में बाढ़ आती है तो नदी क्या करती है, सीधा रास्ता अपना लेती है। और जब वो सीधा रास्ता अपना लेती है तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो इसका बिसरपर वाला भाग था, जो ढाल वाला भाग था, ये टुकड़े अलग हो जाते हैं। नदी में बहुत तेज पानी आया, नदी ने सीधा रास्ता अपना लिया तो नदी से कटी हुई जो डबरी या छोटी छोटी चाप के आकार की आकृतियां बन जाती हैं, इन्हें गोखुर झील, चाप झील, ठीक है, इन्हें चाप झील या गोखुर झील कहते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है डेल्टा। एक स्थिति वो आती कि नदी का तल और समुद्र का तल एक हो जाता है, यानी दोनों का लेवल एक हो जाता है। फिर नदी का पानी कई धाराओं में होकर बहने लगता है, जब वो समुद्र के पास मिलने को होती है तब उसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। क्वेश्चन आता है ना कि पक्षी के आकार का डेल्टा किस नदी का है, मिसिसिपी, मिसौरी का नदी का है। तो इस प्रकार ये नदी की पूरी जीवन यात्रा होती है, जिसमें युवावस्था में गार्ज, कैनियन, गर्तिका, वी आकार घाटी जलप्रपात बनते हैं जो कि बहुत युवा होती है। और प्रौढ़ावस्था में जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, बाढ़कृत मैदान, तटबांध, गोखुर झील बनती है। और इसकी वृद्धावस्था में क्या बनता है, डेल्टा बनता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया कि आखिरकार नदी कैसे बनती है, उसका कितने प्रकार होते हैं। अब हम आपका एक चीज यहां पे और क्लियर करा देते हैं, वो है विशिष्ट तथ्य। क्या है विशिष्ट तथ्य, चलो हम पैटर्न की बात कर लेते हैं पहले कि आखिरकार जो नदी का परीक्षा पैटर्न है तो उसमें एग्जामिनर आपसे क्या क्या पूछता है नदी के पैटर्न में। ठीक है, नदी के पैटर्न में वो क्या क्या पूछता है। अब कुछ लोग हैं उन्हें कहीं से भी नदी का नोट्स मिल गया, उन्होंने तैयारी करना शुरू कर दी, उन्हें मतलब ही नहीं पैटर्न से क्या है। जबकि महत्वपूर्ण क्या होता है कि आप जो भी टॉपिक तैयार करें पहले उसका परीक्षा पैटर्न देखें, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखें, उन्हें समझें कि एग्जामिनर आखिर किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एग्जामिनर ने एलटी और जीआईसी में जो क्वेश्चन पूछे हैं तो पहला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा है उद्गम। ठीक है, उद्गम कि आखिरकार इनका नदियों का जो है वो उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, या तो उद्गम में खास जगह पूछ लेगा या ये पूछ लेगा ये किस महाद्वीप में है, किस महाद्वीप में है। ठीक है, नदी किस महाद्वीप में है या किस देश में है, किस महाद्वीप में है या किस देश में है। क्लियर हो गया उद्गम। दूसरा पूछता है इनकी सहायक नदियां, क्या पूछता है, सहायक नदियां। फिर पूछता है इन नदियों पर कौन सी बांध है, कौन सा परियोजना है। बांध बनाए जाते हैं सिंचाई के लिए, मछली पालन के लिए, नदी को
में बाढ़ आने से रोकने के लिए, बहुत अधिक पानी को स्टोर करने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन ये आता है कि वो जो नदियां हैं इन पे कौन से नगर बसे हैं या कौन से देश बसे हैं। ठीक है, कौन से नगर बसे हैं, वो क्वेश्चन आता है कि यूरोप की ऐसी कौन सी नदी है जो पांच देशों की राजधानी से होकर जाती है। अगला क्वेश्चन झीलें, कि नदियों की झीलें, जैसे क्वेश्चन जो आया था कंपटीशन में, नील नदी जो है वो किस झील से निकलती है, तो विक्टोरिया झील से निकलती है। अब विक्टोरिया के पास ही ताना झील है, अगर ऑप्शन में विक्टोरिया नहीं है तो आप ताना झील लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है। अगला डेल्टा, मैंने बताया पक्षी के आकार का डेल्टा। स्थलाकृति मैंने आपको समझाई दी, आप ही याद कर लीजिए। ये पूछा है ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है, जलज गर्तिका किसकी आकृति, नदी की, गार्ज नदी की, बियाकारी घाटी नदी की, और जल। एक चीज मैं और समझा दूं, एक होता है बी आकार की घाटी, एक होता है आपका यू आकार की घाटी। वी आकार की घाटी बनती है नदी से और यू आकार की घाटी बनती है हिमानी से। किससे बनती है, हिमानी से। होता क्या है, जब पर्वत की चोटी पे बर्फ होता है, बर्फ का गोला जब नीचे गिरता है और वो अपने साथ रेता कंकड़ बजलों घिसते हुए चलता है तो वो एक नाली का निर्माण कर देता है, उस नाली को कहते हैं यू आकार की घाटी। अगला क्वेश्चन आता है विवादित नदी। विवादित नदी कौन सी है, ठीक है, जैसे सिंधु समझौता भारत पाकिस्तान की विवादित नदी है। ठीक है, कावेरी हो गया। तो ये कुछ नदियां हैं जो विवादित नदियां हैं, उनके विवादित समझौते हैं। समझौते विवादित नहीं होते, समझौते सही होते हैं, विवाद हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद कुछ विशिष्ट तत्व समझना है। विशिष्ट तत्व में क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे छोटी नदी, एशिया की सबसे बड़ी नदी, एशिया की सबसे छोटी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे छोटी नदी, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी नदी। ऐसे ही आ जाओ, विश्व की सबसे चौड़ी नदी, विश्व की सबसे गहरी नदी, विश्व की सबसे ऊंची नदी, भारत की सबसे नीची नदी, भारत की सबसे ऊंची नदी, भारत की सबसे खतरनाक नदी, भारत की सबसे गहरी नदी। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो सबसे बड़ी हो। ये तो कंपटीशन का असूल ही है, सबसे बड़ा या सबसे छोटा। अब इसमें आप क्या पढ़ोगे, सर्वाधिक नदियां किस देश में हैं या किस महाद्वीप में, सबसे कम नदियां कहां पर हैं या कतई नहीं है, सबसे बड़ी नदी, छोटी नदी, वो भी 4 स्तर पे, विश्व, एशिया, भारत और उत्तर प्रदेश। खतरनाक नदी, रहस्यमयी नदी कौन सी है, शापित नदी कौन सी है, खूनी नदी कौन सी है भारत में और विश्व में। पवित्र नदियां कौन सी हैं, विश्व की 4 प्रमुख पवित्र नदियां हैं। ऊंची नदी कौन सी है, नीची नदी कौन सी है, नदियों का रंग, कोई लाल रंग की नदी है, कोई पीले रंग की नदी है, और उनके अन्य तत्व। तो इतना आपका कॉन्सेप्ट है। अब बात है कि ये भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें से एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको उद्गम देखना है, महाद्वीप देखना है, देश देखना है, और इसमें एक आध बांध देखना है, नगर देखना है, देश देखना है। झीलें नहीं पूछ रहा है, कभी कभार उद्गम में ही पूछ रहा है तो उद्गम वाली झील तैयार करना है। एक प्रपात आप एक आध देख लीजिए, डेल्टा पूछ रहा है, स्थलाकृति पूछ रहा है, विवादित नदी तो पूछा नहीं है अभी इसने, और विशिष्ट तत्व उसने पूछे हैं कि सबसे बड़ी नदी, सबसे छोटी नदी। तो हम जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसको पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे किसको, विशिष्ट तथ्यों को पढ़ेंगे, और इसके बाद हम विश्व की नदियों को पढ़ेंगे। और भारत की नदियों को थोड़ा सा भी आप रोक कर रखिए, रोक कर इसलिए रखिए कि में जो क्वेश्चन जो यहाँ आने वाला है एलटी ग्रेड और जीआईसी में, वो आएगा आपकी विश्व की नदी से, 80% संभावना है, और 20% है भारत की नदी से। भारत की नदी क्वेश्चन आएगा आप बना दोगे, लेकिन तब भी मैं आपका तैयार करा दूंगा। लेकिन पहली चोट आपको जो सबसे मजबूत करनी है वो करनी है विश्व की नदियों पे, जिसमें एशिया की भी अपने आप हो जाएंगी। नदियों के विशिष्ट तत्व में अब हम देखेंगे कि नदियों के कौन से विशिष्ट तत्व हैं जहां से रैंडमली एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। कुछ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कुछ से एग्जामिनर ने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। यही तो मैं आपसे कहता हूं कि आपको करना क्या है, पहले सिलेबस को तैयार करना है, उसके नोट्स बनाना है, उसका रिवीजन करना है, और ये देखना है कि किन किन हिस्सों से एग्जामिनर ने आज तक क्वेश्चन पूछे हैं। अब वो कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां से एग्जामिनर ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, वहां से आपको मॉक टेस्ट तैयार करना है। किसके लिए, अपने लिए। इससे क्या होगा कि जब आप मॉक टेस्ट तैयार करेंगे उन हिस्सों से जहां से एग्जामिनर ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो अगर जो पूछे क्वेश्चनों से पूछ रहा है तो आप बना देंगे, लेकिन अगर नए कॉन्सेप्ट से पूछ रहा है तो आपका मॉक टेस्ट रेडी होगा और आप वहां नहीं चूकेंगे। तो अब हम पढ़ रहे हैं नदियों के विशिष्ट तथ्य। कुछ नदियों के विशिष्ट तथ्य हैं, जैसा कि कंपटीशन की प्रकृति होती है, वो पूछता ही है कि सबसे बड़ा, सबसे छोटा, इस तरीके से। तो पहला क्वेश्चन तो वो ये पूछेगा कि भाई विश्व में सर्वाधिक नदियां कहां हैं, तो आपको इसका आंसर लिखना है बांग्लादेश। कौन सा, बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा नदियां हैं। विश्व का ऐसा कौन सा देश है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे नदियां बहुत कम हैं या बिल्कुल नहीं है, तो जहां पे नदियां बिल्कुल नहीं है वो है सऊदी अरब। कौन सा है, सऊदी अरब।
सऊदी अरब में एक भी झील, एक भी नदियां नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी या सबसे लंबी नदी। तो लंबी नदी कई बार क्वेश्चन पूछा है, नील नदी आपको पता ही है, अफ्रीका में बहती है और ये विश्व की सबसे खतरनाक नदी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी? यांगटीसी क्यांग, पीली नदी भी कहते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा। और यूपी में भी जो सबसे ज्यादा दूरी तय करती है वो कौन करती है? गंगा। विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? अब आ जाओ विश्व के कॉन्सेप्ट पे। विश्व की जो सबसे छोटी नदी है वो कौन सी है? वो है रो नदी। कौन सी नदी? रो नदी। अब हमने पढ़ा विश्व की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी। अब हम क्लियर करेंगे विश्व की सबसे छोटी। एग्जामिनर बड़ी तो बहुत पूछ चुका है, क्या छोटी पूछ ले? तो छोटी नदी है रो नदी, जो यूएसए में बहती है, जिसकी लंबाई मात्र 201 फीट है, यानी 61 मीटर। 201 फीट बोले तो 21 मीटर, जितना कि एक बड़ा मॉल होता है या एक बड़ा मार्केट होता है। एशिया की सबसे छोटी नदी है अरवारी नदी, जो कहां पर है? अलवर में। जिला, राज्य कौन सा? राजस्थान। और ये कहां से निकलती है? अरावली पर्वत से। 90 किलोमीटर लंबी है। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। कई नदियों का उद्गम स्थान है। भारत की भी सबसे छोटी नदी जो है अरावली है और यही डिक्टो रहेगी। लेकिन यूपी की सबसे छोटी नदी जो है तवा है, जो एमपी से शुरू होती है, यूपी में आती है आवना में। ठीक है, तो यूपी की सबसे छोटी नदी कौन सी? तवा। तवा जानते हो? तवा, जिस पर रोटी बनाते हैं। विश्व की सबसे खतरनाक नदी कौन सी है? नील नदी। एशिया की सबसे खतरनाक यांगटीसी क्यांग। और भारत की सबसे खतरनाक नदी है कोसी नदी, जिसको कई बार कंपटीशन पूछा है बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो बिहार का शोक क्या कहते हैं? कोसी को। बहुत ज्यादा रास्ता बदलती है। और बंगाल का शोक हुगली को। और यूपी की सबसे खतरनाक नदी है कर्मनाशा। हाई स्कूल में शायद कोई पाठ भी था आपका हिंदी में, कर्मनाशा की हार। हाई स्कूल या इंटर की किताब थी तो उसमें आपने पढ़ा होगा कर्मनाशा की हार। ये इतनी खतरनाक नदी है यूपी की कि मात्र इसको छूने भर से आपके काम बिगड़ जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, वहां के लोगों का मानना है और लिटरेचर का मानना है कि अगर आपने कर्मनाशा नदी के पानी को छू लिया तो आपके काम बिगड़ जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बहती है, बक्सर तक जाती है। तो इससे बढ़िया क्या बात है, अगर आपका कोई ऐसा दोस्त हो जो आप चाहते हो उसका कंपटीशन ना निकले, उसकी जॉब ना लगे, तो उसको ले जाइए गाजीपुर में और ले जाने के बाद इसी पानी को टच कराओ कर्मनाशा के, हो सकता है बात बन जाए। तो वहां की मान्यताएं क्या है कर्मनाशा की? वो कर्मनाशा की हार की कहानी भी चाहिए। कर्मनाशा की हार, उसे हर साल एक बलि देना चाहिए थी, उसको बलि देनी होती थी। अगर बलि नहीं देते थे तो कर्मनाशा एक को कई लोगों को मार देती थी। तो एक बार बलि दी नहीं गई। तो उसमें यही बताया गया है लिटरेचर की सहायता से कि किस तरीके से यह अंधविश्वास फैला हुआ है। कर्मनाशा की हार, कर्मनाशा की हार। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है खूनी नदी। विश्व की सबसे बड़ी खूनी नदी कौन सी है? वो है खूनी नदी पुकामयू। कौन सी खूनी नदी है? पुकामयू। स्कूल वाले भी बहुत प्रचार करते हैं, प्रचार पे भी पैसा खर्च करेंगे सब कुछ, लेकिन ये नहीं करते कि अपने टीचरों की जब भर्ती करते हैं अपने प्राइवेट स्कूल में तो कुछ अपने जो स्किल हैं उनको देख लें। होता क्या है, टीचरों को सैलरी देते नहीं है, फिर टीचर अच्छा पढ़ाते नहीं, और बाद में क्या होता है, टीचर बढ़िया नहीं। देखो टीचर सभी बढ़िया होते हैं, जब आप सही सैलरी दोगे, सही स्किल वाले टीचर लोगे तो वो अच्छे से बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन क्या है, बस बच्चों का एडमिशन हो जाए और पढ़ाई चलती रहे। और होता क्या है कि कोई भी पाठ पकड़ लिया, बच्चे को क्वेश्चन आंसर याद करा दिए। अगर मान के चलो कि नदी भी पाठ है बच्चे की किसी किताब में, तो उसे समझाती नदी क्या है, नदी से संबंधित क्वेश्चन क्लियर करा दिए, कॉपी में उतरवा दिए और बस बात बन गई। तो अगर आप भी प्राइवेट टीचर हैं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो बच्चों को क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पढ़ाई का जो पाठ का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट समझा दीजिए, इसके बाद बच्चा क्वेश्चन खुद ही बना लेगा। अब वो कह रहे हैं कि विश्व की खूनी नदी कौन सी है? पुकामयू, जो पेरू में बहती है दक्षिणी अमेरिका में। भारत में दो नदियां हैं खूनी, एक कौन सी है? लोहित नदी, जो कि किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। लोहित का मतलब ये रक्त नदी, लाल नदी। अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर कि भारत में रक्त नदी कौन सी है, तो वो है लोहित। रक्त जैसा मार्कर का कलर है वैसा ही रक्त नदी कौन सी? लोहित। और दूसरी भुतहा नदी है, भुतहा हवेली होती है वैसी भुतहा है, रोहिणी जिले में है, दिल्ली में।
विश्व की सबसे रहस्यमयी नदी कौन सी है? सनैटिम पिशाका, उसका नाम ही पिशाच से बना है, जैसे पिशाच होता है वैसे ही पिशाका। ये कौन सी? सनैटिम पिशाका, ये सबसे रहस्यमयी है। इसका पानी इतना गर्म है कि कोई भी जीव, कोई भी जंतु उसमें बच ही नहीं सकता, कुछ डाल दो सब भस्म। पेरू में है, दक्षिणी अमेरिका में। भारत की सबसे रहस्यमयी नदी और शापित नदी कौन सी है? ये 3 है। भारत की सबसे रहस्यमयी और शापित नदी कौन सी है? 3 है। पहली है बैतरणी, ये किसी वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, क्योंकि आधे कॉन्सेप्ट से तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ चुका है, आधे को उसने टच नहीं किया है। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए, कहीं दबा ले कि भारत की सबसे रहस्यमयी और शापित नदियां 3 है। पहली नदी है बैतरणी, जिसके बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यह बैतरणी नदी कोई साधारण नदी नहीं है, यह यमलोक की नदी है। जो भी आदमी मरता है और यमलोक का रास्ता क्लियर करता है, वो किससे करता है? बैतरणी नदी के रास्ते से। और यमलोक में जितने पापी रहते हैं, जितने दुष्ट आत्माएं रहती हैं, या जो दुष्ट लोग रहते हैं जिन्होंने बहुत से कांड करे हैं, तो उनका जो रक्त, मांस, मज्जा और मवाद जो है वो इसी नदी में प्रवाहित किया जाता है। ऐसा किसमें लिखा है? गरुड़ पुराण में, जिसमें वर्णन किया गया है किसका? एक शापित और रहस्यमयी नदी का, जिसका नाम है वैतरणी। तो जितने भी पापी हैं उनको इसी नदी के रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। अगली है स्वर्ण रेखा नदी, ये बहुत रहस्यमयी है। ये सोना उगलती है। कई बार वहां पर रहने वाले लोगों, ये नदी में मछली पकड़ने वाले या आसपास वर्क करने वाले लोगों के पास क्या पहुंचा देती है? गोल्ड पहुंचा देती है, यानी सोना उगल देती है, सोना लाके तट पर फेंक देती है, और लोग इसे कहते हैं रहस्यमयी। तीसरी है फाल्गु नदी, जो कि शापित नदी है। फाल्गु नदी कैसी नदी है? शापित। इसको साप किसने दिया था? मां सीता ने इसको साप दिया था। क्यों साप दिया था बताना? चलो मैं बताता हूं शाप क्यों दिया था। शाप इसलिए दिया था कि सीता मां ने श्राद्ध कराया था, और जब श्राद्ध कराया था और जब राम और लक्ष्मण लौट कर आए थे तो उन्होंने पूछा क्या श्राद्ध कराया? तो सीता मां ने कहा हाँ कराया। तो उन्होंने कहा अच्छा गवाही करा दो किसी की। तो एक बट वृक्ष को छोड़ के जितने लोग वहां के साक्षी थे, उसने किसी ने भी सही नहीं बताया, सबने झूठी गवाही दी। उस झूठी गवाही देने वालों में झूठी गवाही ये दी कि मां ने कोई श्राद्ध नहीं कराया, और उनमें से एक फाल्गु नदी भी थी। और जब ये बात पे लेके सीता मां बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने फाल्गु का दे दिया, श्राप दे दिया कि तू सूख जाएगी और नष्ट हो जाएगी। तो ये शापित नदी है भारत की। अब आया कि विश्व की सबसे ऊंची नदी। देखो एक चीज मैं बताऊं, पहाड़ हो गए, पठार हो गए, दर्रे हो गए, नदियां हो गए, ये सब आपस में कनेक्ट हैं। अगर एक कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया तो काफी आ जाएंगे। अब वो कह रहा है विश्व की सबसे ऊंची नदी, तो भारत विश्व का सबसे ऊंचा स्थान क्या है? पामीर का पठार, तिब्बत के आसपास। तो कहने का मतलब जो सबसे ऊंची नदी होगी वो तिब्बत चीन के पास ही होगी। तो भारत की सबसे ऊंची नदी कौन सी? यारलुंग जंगवो, जो कहाँ है? तिब्बत चीन में है। भारत की सबसे नीची नदी कौन? ओ, भारत की सबसे नीची नदी जो है, ये भारत की नहीं विश्व की, यहां आएगा विश्व की। तो विश्व की जो सबसे ऊंची नदी है वो कौन सी है? यारलुंग। विश्व की सबसे ऊंची नदी है वो यारलुंग है। विश्व की सबसे नीची नदी है जॉर्डन, जो सीरिया, लेबनान और इजराइल से होकर बहती है, पवित्र नदी भी है। विश्व में काले पानी की सबसे नदी कौन सी है? विश्व में काले पानी की कांगो नदी। क्यों कांगो नदी? इसे कोयला नदी भी कहते हैं। वो सॉरी, कांगो नदी क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थों की संख्या ज्यादा है। भारत में काले पानी की नदी कौन सी है? आपको तो पता ही होगा काले पानी कौन सी है? यमुना, और जिसका एक नाम है कालिंदी। यूपी टेट में क्वेश्चन आया था कालिंदी किसका पर्यायवाची है। तो भारत में जो काले पानी की नदी है वो कौन सी है? कालिंदी। कालिंदी जिसका नाम पड़ा है काले रंग के कारण, यमुना, कालिंदी। अगला क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई भारत में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है? वो है ब्रह्मपुत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र। कहां से इसका उद्गम स्थल है? इसका उद्गम स्थल जो है कैलाश के मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये वहां इसका नाम सांगपो है। विश्व की 4 प्रमुख पवित्र नदियां, पहली गंगा, जिसका बारे में आप जानते ही हैं कि हर जगह इसका जिक्र आया है। गंगा इतनी पवित्र है जिसके स्नान मात्र से ही आपके पाप खत्म हो जाते हैं। दूसरी है उरुबांबा। उरुबांबा ये दक्षिणी अमेरिका में है और आकाश गंगा है। जॉर्डन, जॉर्डन जो है ये नदी, जो जॉर्डन नदी है ये भी बहुत पवित्र नदी है। ये ईसाई और यहूदी धर्म की पवित्र नदी है, लेकिन अब चूंकि इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, बहुत प्रदूषण हो गया है, जिसके कारण ये सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी हो गई है। और ओसन नाइजीरिया की नदी है, जो कि कैसी है? बहुत ही पवित्र नदी है। तो ये 4 आपकी क्या हो गई? पवित्र नदी। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैंने बताया विश्व की सबसे ऊंची नदी, विश्व में, और विश्व की सबसे नीची नदी। अब आप मुझे बताएंगे
कि भारत की सबसे नीची नदी कौन सी है। अब आप कमेंट करके बताइए कि भारत की सबसे नीची नदी कौन सी है। तो इस प्रकार से आपकी नदी का कॉन्सेप्ट हो गया। अगली वीडियो में आपको विश्व नदियां मिल जाएंगी और इस तरीके से आप केवल इतना कंप्लीट करिए। अभी भारत की नदियों को थोड़ा सा रोक के रखिए क्योंकि सिलेबस बहुत है और जो क्वेश्चन फंसेगा वो विश्व की नदियों से ही फंसेगा। ठीक है, 80% 20% उम्मीद है भारत नदियों से।